सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग स्टार अगेन एंड अगेन। ठीक है, आज आपको एक सोशल साइंस का जादू दिखाने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए। इसके पहले की दो वीडियो में अपन ने ज्योग्राफी, जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है भैया, 20 नंबर के आते हैं 45 में से। उसके बाद में हिस्ट्री, है ना, जो कि 11 to 12 मार्क्स का आता है ना। और जितना हिस्ट्री अकेला आता है उतने के ये दो पार्ट कौन कौन से कवर करने वाले हैं अपन, सिविक्स, हिंदी में बोले राजनीति, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सब, अभी पहले जादू दिखा देते हैं तुमको। क्या दिखा देते हैं? जादू दिखा देते हैं। जादू। चलो देखो भैया, चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। ये 9 क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। ठीक है, तो यही कोशिश की जाती है आपको कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का जो है एक सेम आंसर अपन क्या कर पाए, याद कर पाए, है ना, ताकि अपने को ज्यादा 9 क्वेश्चन के 9 आंसर याद करना नहीं पड़े, है ना। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घूम फिर के आए, अपन क्या करो, अपने पास में एक अच्छी सी समझ है, आंसर पता है अपने को, उस तरीके से उसको क्या कर दो, फिक्स कर दो उसके अंदर। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन विथ राइजिंग स्टार। बने रहिए, है ना, एंड तक। बहुत सारा बेनिफिट आपको मिलेगा किस तरीके से तैयारी करनी है ना। पिछली दो वीडियो में बार बार बताते आ रहा हूँ, और चीजें अपनी क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। ठीक है भैया, तो वेलकम राइजिंग स्टार, क्लास 10 सोशल साइंस, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपन देखने वाले हैं, है ना। जिनको क्वेश्चन बोले कि ये भी ज्यादा है, तो भैया जिनके ऊपर 5 स्टार लगे हुए हैं, जिनको मैं बोलूँ कि ये तो कर ही लेना, वो करके चले जाना। ठीक है, और जो बच्चे अच्छे नंबर, पूरे नंबर लाने वाले हैं, है ना, उनके लिए कोशिश की गई है कि कहीं से क्वेश्चन उनका छूटे नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में, बढ़ते हैं आगे। तो राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस से अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक चीज और ऐड करने वाले हैं। ठीक है, एक भैया का कमेंट आया था कि सर आप इंग्लिश में भी बोला करिए, तो अब आपको इंग्लिश में भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा इस बार। संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। एक्सप्लेन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। संघात्मक शासन व्यवस्था, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, क्वेश्चन छोड़ना ही मत। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ लिखिए, अथवा भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण पर एक लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मत छोड़ना। ठीक है, और ये एक और कैसे आ सकता है, अथवा 1992 के संविधान संशोधन के पहले बाद बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, अथवा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, ये दो, ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण वाला क्वेश्चन है ना, ये इन दो तरीकों से भी आ सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है सेम है हमारा। ठीक है, इंग्लिश में, व्हाट इज द मेंट बाय डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हाउ इज पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता बताइए। ठीक है, मेंशन द सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बेल्जियम। अधिकार क्षेत्र क्या है, व्हाट इज यूरिडिक्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा ही है, मत छोड़ना। गवर्नमेंट सरकार या साझा सरकार, गवर्नमेंट सरकार को क्या बोलते हैं, साझा सरकार भी बोला जाता है ना। व्हाट इज द मीन्ड बाय कोलिशन गवर्नमेंट, करके जाना। भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ, ऑन विच प्रिंसिपल वाज द इंडियन यूनियन फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है, हाउ आर फेडरल गवर्नमेंट फॉर्म्ड। एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष बताइए, है ना, राइट द डिफेक्ट्स ऑफ यूनियन यूनिटरी गवर्नमेंट। ये जो एकात्मक शासन व्यवस्था के दोष हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, है ना, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो, नारीवादी का क्या अर्थ है, नारीवादी आंदोलन को समझाइए। व्हाट इज मेंट बाय फेमिनिज्म, एक्सप्लेन द फेमिनिस्ट मूवमेंट। इंपोर्टेंट है।
भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? व्हाट इज स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेचर? ठीक है, ये दोनों स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, छोड़ना ही मत, करके जाना अच्छे से। लैंगिक असमानता का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ जेंडर अनइक्वलिटी? पारिवारिक कानून क्या है? व्हाट इज फैमिली लॉ? है ना, ये फोर्थ वाला अगेन इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं? व्हाट इज कम्युनलिज्म? व्हाट इज कम्युनल पॉलिटिक्स? धर्मनिरपेक्ष शासन का महत्व बताइए। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलर गवर्नमेंट। ये धर्मनिरपेक्ष शासन सेकुलर गवर्नमेंट वाला इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, छोड़ना मत। दो समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया, है ना। नेम टू सोशल रिफॉर्मर हु वर्कड फॉर अ कास्ट लेस सोसाइटी। जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, इसको स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट कास्ट प्ले मेनी रोल इन पॉलिटिक्स। ठीक है, भारत के अंदर जो जातिवाद की राजनीति होती है जाति के नाम पर, है ना, बस वही लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बराबर। चैप्टर 4 राजनीतिक दल, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो राजनीतिक दल के ऊपर क्वेश्चन अपने को तैयार करना है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, इसकी मुख्य विशेष गुण या विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज मेंट बाय पॉलिटिकल पार्टी? राइट इट्स मेन फीचर्स। है ना, राजनीतिक दल की भूमिका का वर्णन कीजिए। अरे ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भैया इंपॉर्टेंट है ना, कर लेना इसको अच्छे से, इस पे लगा हुआ नहीं है, बाकी अपने को करना है। अब देखो वीडियो देखने का ये फायदा हुआ कि कुछ चीजें अगर और भी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको क्या हुआ है बताई जा सकती है। राजनीतिक दल की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों की चुनौतियां, राइट द चैलेंजेस फाउंड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दलों को मजबूत करने के लिए सुझाव दीजिए, अथवा राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए सुझाव को लिखिए। है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना इसको, आ सकता है बराबर। सजेस्ट मेजर द स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताना है। व्हाट इज पार्टी सिस्टम? स्टेट द इट्स इंपॉर्टेंट। राजनीतिक दल लोकतंत्र की अनिवार्य शर्तें स्पष्ट कीजिए, अथवा राजनीतिक अथवा दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत छोड़ना इसे भी। पॉलिटिकल पार्टीज आर इसेंशियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों में अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। और कुछ इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है, बराबर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कोई मत छोड़ना। फर्स्ट है बर्लुस्कोनी कौन थे? वो हु वाज बर्लुस्कोनी? दल बदल क्या है? व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शपथ पत्र क्या है? व्हाट इज एफिडेविट? साझा सरकार किसे कहते हैं? व्हाट इज कोलिशन गवर्नमेंट? ये रिपीट हो गया, ऊपर भी था। आम चुनाव से क्या तात्पर्य? व्हाट इज मेंट बाय जनरल इलेक्शन। ठीक है, मत छोड़ना भैया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बराबर तरीके से। अब देखो जादू वाला चैप्टर हमारा, लोकतंत्र के परिणामों की अपेक्षाएं क्या है? व्हाट आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो इसके अंदर, ये वाले चैप्टर के अंदर लोकतंत्र के 4 परिणाम है ना, और जो डेमोक्रेसी के 4 आउटकम्स है, वही सारी चीजें इसमें ही चिपकानी है। और जो लॉजिक इसमें पूछे वो लॉजिक बाद में लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र में सामाजिक विभिन्नताओं के साथ सामंजस्य बैठाने की स्थितियां स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन हाउ डेमोक्रेसी अकोमोडेट्स सोशल डिफरेंसेस। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। हाउ डज डेमोक्रेसी फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। अंडर व्हाट कंडीशन डज डेमोक्रेसी मैनेज सोशल डाइवर्सिटी एंड प्रमोट हार्मोनी अमंग देम। ठीक है, लोकतंत्र को बेहतर क्यों बताया गया है? व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर? लोकतांत्रिक शासन अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों है? व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अभी भी खत्म नहीं हो रहे, देखो कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही है। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार का अत्यधिक समर्थन है।
कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, तो वो चारों परिणाम लिख देना। ठीक है, और लिख देना इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार का अत्यधिक समर्थन है। टुडे डेमोक्रेसी इज वाइडली सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। भारत में लोकतंत्र की सफलता के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए, तो वही जो परिणाम है वही कारण है इसके। डिस्कस द मेजर रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। अन्य शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है की तुलना कीजिए। कंपेयर द एक्सप्लेन व्हाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये पूरा एक ही क्वेश्चन था, उस सबका आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में बताइए। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिटीजन इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देश में अंतर बताना है। डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। निर्णय लेने में, लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी का कारण लिखिए। स्टेट द रीजन ऑफ डिले इन डिसीजन मेकिंग अ डेमोक्रेसी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? व्हाट इज द बिगेस्ट कंसर्न इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो बिगेस्ट कंसर्न क्या है इसका, कि इसमें डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में क्या हो जाती है, देरी होती है। सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पास में आपके कौन कौन से स्रोत हैं? व्हाट आर द सोर्स अवेलेबल टू यू फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? ऑन विच फैक्टर्स डज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है ना। अब ये सारे हो जाए उसके बाद में करना है वाले चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन आए नहीं आए कुछ बोल नहीं सकते अभी, है ना। चैप्टर 1, गृह युद्ध किसे कहते हैं? सिविल वॉर। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है? व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा क्या है? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब देखो, ये क्षैतिज बंटवारा इस तरीके से भी आ सकता है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है। व्याख्या कीजिए, जिसको याद हो कमेंट में बताओ कौन सा है। लोकतंत्र के अंदर सत्ता का बंटवारा कौन कौन से अंगों के बीच में होता है? ठीक है, इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक पावर इज शेयर्ड अमंग बिटवीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एक्सप्लेन। दबाव समूह क्या है? व्हाट इज प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप इंपोर्टेंट है। श्रीलंका में कुछ तमिलों को भारतीय तमिल क्यों कहा जाता है? वाई आर सम तमिल्स इन श्रीलंका कॉल्ड इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स। भैया पहले ही बोल दूं, जिन्होंने ज्योग्राफी हिस्ट्री नहीं कर रखा है ना, लापरवाही मत करो, पहले उसको जाके कर लो। ठीक है, जितना ज्योग्राफी, जितना इन दोनों पोर्शन से आता है उससे डबल आता है ज्योग्राफी में। आ गई बात समझ में? उसके बाद में ज्योग्राफी के बाद में हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद में ऑब्जेक्टिव करना, फिर आना इधर। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी फर्स्ट चैप्टर 2 मार्क्स है, इसको लास्ट में रखा गया। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को समझाइए और बताइए कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से किस प्रकार भिन्न है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों में से कैसे भी पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हाउ इज टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेक्टर। संगठित और असंगठित क्षेत्र को समझाइए, अथवा ऐसे भी आ सकता है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है, अथवा असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। आप इस विचार से सहमत हैं? ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपको आना चाहिए। खुली, प्रचन और अल्प बेरोजगारी, 3 प्रकार की बेरोजगारियां भी है हमारे चैप्टर में, ये आपको आनी चाहिए। एक्सप्लेन वन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक, निजी और संयुक्त क्षेत्र को बताना है। ठीक है, एक्सप्लेन पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट सेक्टर, मनरेगा और इसके उद्देश्य। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन छोड़ना ही मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। मनरेगा को समझाना, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करना है। एक्सप्लेन मनरेगा, डिस्क्राइब इज ऑब्जेक्टिव। एक मनरेगा और
कर लो, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और राष्ट्रीय आय में संबंध बताना है, अथवा सेवा क्षेत्र, कृषि और राष्ट्रीय आय में योगदान की विवेचना करना है, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम, ठीक है। अब अति लघु इसके कुछ कुछ हैं, दो तीन इंपोर्टेंट है। अधोसंरचना किसे कहते हैं? व्हाट मीन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर, छोड़ना नहीं है इसको, है ना, अति लघु को। अंतिम उत्पादकता क्या आशय है? फाइनल गुड्स, ठीक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उपाय बताना है। सजेस्ट मेजर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा आपको दिए जाते हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें मत छोड़ा करो। मुद्रा क्या? व्हाट इज मनी? अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेक, अरे वो है ना, जैसे मान लो मैं तुमसे पैसा मांगू, है ना, अब क्या है कि तुम बड़े आदमी पैसा ऐसा साथ में लेके घूमते नहीं हो, है ना, तो बोले सर बोलो ये लो ब्लैंक चेक, जितना अमाउंट आपको भरना है उतना भर लो, ठीक है। चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है? व्हाट इज चेक? हाउ इज पेमेंट मोड थ्रू द चेक? एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज एटीएम? एक्सप्लेन, है ना। चेक और एटीएम दोनों इंपॉर्टेंट है। औपचारिक और अब देखो यहाँ से अब जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं भैया, है ना, औपचारिक और अनौपचारिक ऋण वाले, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वाले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण के प्रमुख अंतर बताइए। मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों? Why it is necessary to expand formed source of credit in India, ठीक है। ये जो क्रेडिट और ऋण वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास के लिए ऋण की भूमिका लिखिए। राइट द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट। बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने से मना कर देता है। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदार गिरवी रखने की मांग करता है, क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज होके भी आ सकता है। घूम के मतलब कि क्या सर इंदौर इंदौर तक घूमे आएगा? अरे नहीं भैया, लैंग्वेज चेंज होके आएगा। वाई डू बैंक रिफ्यूज टू गिव लोन्स टू सम बोरोवर्स, ठीक है, ठीक है। भारत में विमुद्रीकरण कब और कैसे किया गया? व्हेन एंड हाउ वाज डिमोनेटाइजेशन इम्प्लीमेंट इन इंडिया, ठीक है। केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? इसके कार्य लिखिए। व्हाट इज सेंट्रल बैंक? राइट इट्स मेन फीचर्स, ठीक है। स्व सहायता समूह क्या है? इसके गठन के उद्देश्य। स्व सहायता समूह इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। बस एक चैप्टर और बचा इसके बाद में। अतीत में चैप्टर 4, अतीत में देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम क्या था? व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन पास्ट? अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्वेश्चन आ सकता है ना, आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है? उदाहरण दीजिए। व्हाट आर मेन्यू मल्टीनेशनल कंपनीज? गिव एग्जांपल्स। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती है, अथवा दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती है? व्हाट आर मल्टीनेशनल कंपनीज स्टेबलाइज, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से अगेन क्वेश्चन आ सकता है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? अथवा न्याय संगत वैश्वीकरण के अर्थ की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण के प्रभाव बताना है, अथवा किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। इसमें सिर्फ वैश्वीकरण के जो आउटकम्स हैं, है ना, या जो इफेक्ट है वो लिखना है। राइट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से? भारत में अथवा वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो वैश्वीकरण को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। व्हाट आर द फीचर्स फैक्टर्स प्रोमोटिंग ग्लोबलाइजेशन? WTO पे क्वेश्चन आ सकता है भाई मेरे, ठीक है, करके जाना। विश्व व्यापार संगठन WTO पर टिप्पणी लिखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट चैप्टर, ठीक है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आने लगा है ना लास्ट ईयर से। उपभोक्ता जागरूकता का आशय स्पष्ट कीजिए, अथवा उपभोक्ता जागरूकता का महत्व बताना, अथवा जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक शर्तें।
उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द मीन ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, इन सभी का आंसर जो है एक ही रहेगा कि उपभोक्ता जागरूक होना चाहिए। ऐसा क्यों है ना? गोली मेडिसिन लाते हैं अपन, पीछे देखते हैं एक्सपायरी डेट वगैरह, है ना? क्यों? क्योंकि वो साइड इफेक्ट नहीं करते, है ना? और उसके बाद में अपन वो करते हैं थोड़ी बहुत देख नोक झोंक करते हैं, है ना? कि कितने का है, कितने रुपए किलो है, तुम महंगा दे रहे हो, तुम सस्ता दे रहे हो। ठीक है, यही सब क्या है, जागरूक उपभोक्ता वाला। तो थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना इसको, है ना? किसी चीज में कुछ मिलावट वगैरह तो नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, इसके प्रकार बताइए। व्हाट इज कंज्यूमर एक्सप्लेनेशन, मेंशन इट्स टाइप। ठीक है, वो क्वेश्चन भैया जनरल लैंग्वेज में बताया आपको। ठीक है, ताकि अपन आसानी से उसको क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए, है ना? अपने को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखना है। एक ये उपभोक्ता शोषण वाला क्वेश्चन आ सकता है। एकाधिकार क्या है, व्हाट इज मोनोपोली, कालाबाजारी क्या है, ब्लैक मार्केटिंग, सूचना का अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई आईएसआई क्या है, व्हाट इज आईएसआईएमआर। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, दो दो डेढ़ दो दो लाइन के। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन अपने हो जाए उसके बाद में आप कर सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है, इसके निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, व्हाई वाज इट इनेक्टेड। ठीक है, अब ये बेसिक क्वेश्चन है थोड़ा बहुत चैप्टर 1 वाले, है ना? ऊपर वाले चैप्टर पहले करना, है ना? उनसे 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना होती है, फिर फर्स्ट वाला करना। राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। डिफाइन नेशनल इनकम, मानव विकास सूचकांक एचडीआई क्या है, यह किस मान्यता पर आधारित है। विच कंसेप्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेस्ड। राष्ट्रीय विकास का क्या अर्थ है। व्हाट इज मिंट बाय नेशनल डेवलपमेंट। शिशु मृत्यु दर क्या है। व्हाट इज इन्फेंट मॉनिटरी रेट। साक्षरता दर क्या है। व्हाट इज लिटरेसी रेट। तो देखो, राष्ट्रीय आय, एचडीआई, शिशु मृत्यु दर और एक साक्षरता दर, ये छोड़ना ही मत, कर लेना अच्छे से। जन्म के समय संभावित आयु, जन्म के समय संभावित आयु, प्रत्याशित आयु से क्या आशय है ना? व्हाट इज मेंट बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं क्वेश्चन से समाप्त। ठीक है, हिंदी की वीडियो भैया आपकी नहीं आ पाएगी, है ना? अगर कमेंट करोगे तो उसके लिए आपकी पीडीएफ तैयार करवा कर आपके टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका क्या है, लिंक है ना? तो एक कोटेशन अच्छा लगा था, वेयर देयर इज इफेक्ट देयर इज इफेक्ट नहीं, एफर्ट। वेयर देयर इज एफर्ट देयर इज प्रोग्रेस। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। तो देखो, एफर्ट करने से कभी मत चूको, है ना? जितना अपन कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करो एफर्ट। ठीक है, तो कभी भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा, है ना? आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट करके जाएगा। तो अभी जितना टाइम बचा है अच्छे से एफर्ट करो भाई मेरे। ठीक है, ये वाला सेशन बहुत अच्छा रहा, आपके साथ में बहुत सपोर्ट मिला आपका। ठीक है, मैथ्स में अंतिम प्रहार से अपन ने पूरा पेपर बिठाया। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोल ही रहा था स्टार्टिंग से आपको। ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ बट 2-3 क्वेश्चन के अलावा अपने इंपॉर्टेंट सीरीज में से बैठा है। ठीक है, उसके बाद में ये जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन बेटा लैंग्वेज चेंज होके आ सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लोगे तो ये आपके एग्जाम के अंदर काम आने वाले हैं। ठीक है, और पेपर निकालने वाले भाई लोग, ठीक है, 5 स्टार 10 स्टार, सबसे पहले तो ज्योग्राफी उठाओ, ज्योग्राफी पे जाओ आप। ज्योग्राफी में 5 स्टार 10 स्टार, और जिस क्वेश्चन पे मैंने बोल रखा है वो कर लो। फिर जाओ आप हिस्ट्री पे, हिस्ट्री वाला पोर्शन निपटा लो। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स कर लो प्रीवियस ईयर के, हो सके तो आगे के सेट के कर लो, फिर आना इस पे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी को, इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। अब यूट्यूब पे 9th क्लास के लिए, ठीक है, लेक्चर्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट होगी। 9 तारीख को उनकी परीक्षा है, उसके लिए कुछ स्पेशल लाने की संभावना है। ठीक है, स्पेशल चीजें लाई जाएगी। तो जो भी अपने 9th वाले हैं कांटेक्ट में, उनको सबको सजेस्ट करो। ठीक है, कि राइज मैथ्स में आपने खुद ने देख लिया है ना, तो सजेस्ट करो। ठीक है, सही जगह से और अच्छी चीज
मिलनी चाहिए बच्चों को। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी का। ठीक है, ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखो, है ना।